हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश भट्ट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल JTS भट्ट पर। सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा, कुछ टाइम बाद लेट हो गई है वीडियो आने में। उसका कुछ कारण है, पारिवारिक थोड़ी सी सुखद दुखद घटना हो चुकी थी, इस कारण मैं थोड़ा सा लेट हूं। और अब अगली क्लास हम कंटिन्यू करते जाएंगे। पार्ट 2 में आप लोगों ने देखा था, हम धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहे थे। उसी की क्लास को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ की बाद हम बौद्ध धर्म पर आएंगे, फिर थोड़े जैन धर्म पर आएंगे, फिर हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करेंगे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे, बौद्ध साहित्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो हमारा सबसे पहले आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में काफी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हमको बौद्ध साहित्य में मिलता है त्रिपिटक। त्रिपिटक की यदि मैं बात करना चाहूंगा थोड़ी सी, त्रिपिटक में 3 पिटक होते हैं। 3 पिटकों के बारे में बताना चाहूंगा। पहला पिटक होता है सुत्त पिटक, दूसरा हो गया हमारा विनय पिटक, तीसरा हो जाता है हमारा अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटकों की रचना बौद्ध संहितियों में हुई है। पहली से लेकर 4 बौद्ध संहिति होती है, उसमें इनकी रचनाएं हुई हैं। तो इन पिटकों में कुछ ना कुछ हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, बौद्ध साहित्य के बारे में कुछ जानते हैं। तो हम इन पिटकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है हमारा सुत्त पिटक। यदि हम सुत्त पिटक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है? सुत्त पिटक में हमको मिलती है धर्म उपदेश। क्या मिलते हैं हमको? धर्म उपदेश। ठीक, हमको सुत्त पिटक में धर्म उपदेश मिलते हैं, यानी कि उनके धार्मिक विचार और उपदेशों का संकलन इसमें है। काय काय का संकलन है? धार्मिक विचार और उपदेश, इसका संकलन बौद्ध धर्म के धर्म उपदेश, धार्मिक विचार और उनके उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक में है। इसी पिटक का एक निकाय है, 5 निकाय इस पिटक में होते हैं। उसी में एक निकाय आता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आगे चल के हम जब महाजनपद काल में आएंगे तो महाजनपद काल में 16 महाजनपदों की जो जानकारी हमको मिलती है वो इसी निकाय से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से। इसी को ये निकाय जो है सुत्त पिटक में होता है। इसी के बाद ये जो पिटक होता है इसको बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी बोला जाता है। बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया बोला जाता है सुत्त पिटक को। इसके बाद हम अगले पिटक पर आएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे विनय पिटक। यहाँ होता क्या है? बौद्ध जो संघ होता है, बौद्ध जो मठ होते हैं, बौद्ध मठ, उन मठों में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों के जो अनुशासन है, जो नियम है, उनकी जानकारी हमें इस पिटक से मिलती है। तो भिक्षु एवं भिक्षुणी, इनके अनुशासन एवं नियम की जानकारी मिलती है। इस प्रकार से हमने विनय पिटक को जाना। इसमें बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली भी बताई गई है। इसी के साथ आएगा हमारा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या होता है? बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। जो बौद्ध मत होते हैं कि दार्शनिक व्याख्या, यह MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन की व्याख्या किस पिटक में की गई है? तो यह अभिधम्म पिटक में की गई है। कहा जाता है कि इसका जो संकलन है तीसरी बौद्ध संहिति में अशोक के शासन काल में, किसके शासन काल में? अशोक के शासन काल में
मुगली पुत्र तिस ने की है। तो यहां हम लिखते हैं मुगली पुत्र तिस। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो हम देख रहे थे, हमने त्रिपिटकों की बात की, त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक की बात की। इसी के साथ कुछ बौद्ध साहित्य में और किताबें लिखी हुई हैं, कुछ और ग्रंथ हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा। एक है हमारी मिलिंद पन्नु। मिलिंद पन्नु, मिलिंद पन्नु में क्या होता है, एक यूनानी शासक हुआ करता था मिनांडर। मिनांडर और बौद्ध एक संत हुआ करते थे नागसेन। मिनांडर ने कुछ प्रश्न नागसेन से किए हैं, तो उनके प्रश्न उत्तर जो होता है ना, प्रश्न और उत्तर का संकलन मिलिंद पन्नु में लिखा है। मिनांडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार यहाँ नाम लिखा है उन्होंने मिलिंद पन्नु। इसी के साथ और आते हैं बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, दीपवंश, महावंश, जातक कथाएं, जातक कथाएं और दिव्य वदान। दिव्य वदान, ये कुछ और किताबें आती हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, जिनके बारे में हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी इतिहास की मिलती है, इनसे थोड़ी सी हमें जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में बता दूं, यहाँ पर दीपवंश में सिंघल द्वीप की सबसे प्रारंभिक जानकारी इसी में मिलती है। सिंघल द्वीप के बारे में प्रकाश दीपवंश में डाला गया है। सिंघल द्वीप में आज को आपको बता दूं, आज की डेट में सिंघल द्वीप श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। तो सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका। तो सिंघल द्वीप की जानकारी दीपवंश में हमको मिलती है। महावंश की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं मगध के राजाओं की जो सूची हमको मिलती है वो महावंश में मिलती है। तो हमें कहाँ किसकी जानकारी मिलती है, मगध के राजाओं की जानकारी। यहाँ उन्होंने मगध के राजाओं की पूरी सूची लिख कर रखी है, किसमें, महावंश में। यह एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके बाद हम जातक कथाओं पर आते हैं। तो जातक कथाओं का मतलब, यहाँ जातक का मतलब होता है पूर्व जन्म। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध जो थे ना, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जो है कथाएं लिखी हुई हैं। तो यहां तक हम पहुंचते हैं कि जातक कथाओं की पूर्व जन्म की कहानी जो कथाएं हैं वो लिखी हुई हैं, और जातक कथाओं की संख्या जो है 549 है। कितनी है, 549। इसी के साथ हम चलते हैं दिव्य वदान पे। तो दिव्य वदान में हमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। यहाँ हमें दो शासकों की जानकारी मिलती है, मौर्य शासकों की, यानी कि जो मौर्य काल था उसकी, प्लस शुंग शासकों की। शुंग शासकों की हमें यहाँ पर एक और जानकारी मिलती है, किसमें, दिव्य वदान में। इसी के साथ मैं एक और बात बताना चाहूंगा, एक कथा वस्तु करके और है, कथा वस्तु करके ये पुस्तक और है बौद्ध धर्म से संबंधित, जो हीनयान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। किसका है, हीनयान शाखा का। ये सब मैं बताऊंगा आपको, जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म बताऊंगा तो बताऊंगा कैसे बौद्ध धर्म में हीनयान महायान शाखा दो शाखाओं में बट गई थी। इसी की एक शाखा हीनयान शाखा, उसका प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। इसमें क्या है, बुद्ध के जीवन चरित्र को बताया गया है। भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को बताया या चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक, तो हम इस प्रकार से, तो फ्रेंड्स हमने बौद्ध साहित्य के बारे में समझा, बौद्ध के कुछ ग्रंथों को देखा। इसी प्रकार से जैन धर्म के ग्रंथों को थोड़ा सा देखेंगे। उनमें से कोई एक दो ग्रंथ है जिनमें हमें इतिहास को जानने के लिए बहुत कुछ सहायता मिलती है। तो हम बात करते हैं जैन साहित्य की। और जैन साहित्य में यदि मैं बात करूं तो जैन साहित्यों को आगम कहा जाता था। क्या कहा जाता है, आगम।
आगम कहा जाता है और आगमों की संख्या 10 है। तो आगमों की संख्या कितनी है? टोटल 10 है। जैन साहित्य की एक अपनी खासियत है, वह जो है प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का बहुत उपयोग होता था, परंतु वह थोड़ी कठिन हुआ करती थी, इसलिए प्राकृतिक और पाली भाषा का उदय होता है। तो इस प्रकार से जैन साहित्य को जो है प्राकृतिक भाषा, प्राकृत भाषा प्लस संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक, इसी के साथ दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमको केवल 2 ग्रंथ इंपॉर्टेंट समझ में आते हैं, एक कल्प सूत्र और दूसरा होता है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र के बारे में बात करूं तो कल्प सूत्र में हमको क्या है, जैन धर्म की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। जैन धर्म की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमने कल्प सूत्र के बारे में थोड़ा सा जाना। फिर हम भगवती सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो जो महावीर, भगवान महावीर थे, उनके हमें जीवन कृत्यों तथा उनके समकालीन जो शासक थे, जो समकालीन शासक थे, उन शासकों से उनकी क्या संबंध थे, उन संबंधों की हमें जानकारी भगवती सूत्र में मिलती है, हमें मिलती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने धार्मिक साहित्य को समझा। धार्मिक साहित्य में हमने देखा, बौद्ध साहित्य को भी देखा, वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, वेदांग, उनको समझा। बौद्ध साहित्य को देखा, जैन साहित्य को देखा, कहाँ कहाँ बौद्ध साहित्य हमको इम्पोर्टेंट थे, कहाँ कहाँ जैन साहित्य हमको इम्पोर्टेंट थे, जहाँ से हमको इतिहास के जानने की जानकारी मिलती है। तो इतिहास की जानने के स्रोतों में हम धार्मिक ग्रंथों के बाद आते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथों की थोड़ी सी जानकारी लेंगे। यहाँ मैं आपको 1 या 2 टॉपिक कवर करा सकता हूँ ऐतिहासिक साहित्य में। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करेंगे। तो हम थोड़ा सा ऐतिहासिक साहित्य की ओर बढ़ेंगे। ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य में हमको सबसे पहला और सटीक, सबसे इंपॉर्टेंट नाम देखने को मिलता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक ऐसी पुस्तक है, यह अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इकोनॉमी नहीं है ये अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्र मौर्य समाज की राजनीतिक ग्रंथ है। तो यह अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? यह अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य द्वारा, आचार्य चाणक्य द्वारा रचित है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य चाणक्य के द्वारा। राजनीतिक पहला ग्रंथ है यह, इतिहास का सबसे पहला राजनीतिक ग्रंथ है। तो यह प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें टोटल कुल 6000 श्लोक लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर कितने श्लोकों का संकलन है? 6000 श्लोकों का संकलन है। तो 6000 श्लोक इसमें लिखे हुए हैं और यह 6000 श्लोक को 15 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में बांटा गया है? 15 खंडों में इसको विभाजित किया गया है। इसी के बाद हम इसका मेन विषय पे फोकस करें तो किस शासक की जानकारी, किस ऐतिहासिक शासन की हमें जानकारी मिलती है? तो यहाँ पूरा जो है मौर्यकालीन समाज की हमें जानकारी मिलती है। तो मौर्यकालीन प्रशासन की हमें संपूर्ण जानकारी संपूर्ण जानकारी हमको अर्थशास्त्र से मिलती है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई है।
तो फ्रेंड्स, हमने जाना ऐतिहासिक साहित्य तक हम पहुंच चुके हैं। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल एक नए पार्ट के साथ हम आपके सामने होंगे। और थोड़ा सा डिले होने का कारण यही था कि थोड़ी पारिवारिक समस्या थी। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे चैनल से, मेरी वीडियो से आपको कोई जानकारी मिलती है, बहुत कुछ समझ में आता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक आप लोगों की खुशखबरी है, पीएससी के स्कोर कार्ड आ चुका है। जो समथिंग 140 के ऊपर जा रहे हैं वो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। तो एमपीपीएससी के लिए मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। और जो मैंने दीप वंश, महावंश बताए थे, यहाँ अर्थशास्त्र को बता रहा हूँ, यह सब आपको कहीं ना कहीं मेंस में यूजफुल होने वाला है। यदि 3 मार्क का क्वेश्चन अर्थशास्त्र आता है तो हमको इतना पॉइंट लिखने से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब जो बताने जाऊंगा मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।